अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मंगल का दिन है, 16 जून है। फिर इंतहाई दुख और तकलीफ़ के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। कोरोना वायरस का लगातार अटैक हो रहा है, बेकाबू हो चुका है और उसकी बुनियाद पर आज कुछ फ़ैसले भी किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से। आज 16 जून में मुल्क में नए केसेस आए हैं और यूँ तादाद वो जो कल मैं ख़दशा ज़ाहिर कर रहा था कि 1.5 लाख से बढ़ जाएगी, वही हुआ। 1,51,843 हो गई है। 2,896 अमवात का पाकिस्तान कोरोना वायरस की वजह से शिकार हो चुका है। सिर्फ आज की बात करें तो आदाद शुमार के मुताबिक जो सरकारी सतह पर फराहम किए गए हैं, शाम तक, कुछ देर पहले तक, कुछ तो आदाद शुमार हम आपको दिखा रहे हैं, 4,980 रिपोर्ट हुए हैं अब तक। और दो मुतजाद हैं, 111 हलाकतें भी बताई जा रही हैं, 113 भी है, लेकिन जो मुसद्दका है वो 111 डेथ्स अब तक हो चुकी हैं मजमूई तौर पर। और 2,899 मज़ीद अफराद कोरोना वायरस से मुल्क भर में आज की बुनियाद पर शिफा याब हो चुके हैं। आपको याद होगा 26 फरवरी को पहला केस आया था, उसके बाद ये बढ़ता गया, सूरत हाल ख़तरनाक हुई। सिंध की ज़रा सबसे पहले बात करते हैं। सिंध में मज़ीद 2,287 केसेस नए आए हैं, 33 अमवात का इजाफा हुआ है। तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें 24 घंटों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कन्फर्म भी किया है। अब मजमूई तादाद जो हो केसेस की है वो 57,868 सिर्फ सिंध तक में हो चुकी है और 24 घंटों में 33 अफराद इंतकाल कर गए हैं। और अब मजमूई तौर पर जो सिंध भर में तादाद है वो 886 हो चुकी है। आइए ज़रा पंजाब की सूरत हाल जानते हैं। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं और उसमें पंजाब और पंजाब का गढ़, दिल, लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर है। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस से मज़ीद 1740 नए केसेस आए हैं। सिंध से अगर कंपेयर करें तो वहाँ 2287 हैं और पंजाब में 1740 हैं, वहाँ ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और वहाँ जो टेस्ट की जो रिजल्ट्स हैं उसकी रेशो 4 से 5 दिन है, जबकि लाहौर और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे 7 से 8 दिन रेशो बताई जा रही है और यहाँ पर लोड भी बहुत ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 30,000 के करीब शिबली फराज साहब ने बताया, 29,000 समथिंग यानी 30,000 मजमूई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे हैं। 30,000 के हिसाब से हम रेशो निकालें तो ये फ़िलहाल जो डेथ टोल है वो तसल्ली बख्श इसलिए नज़र आता है कि जो हमें दुनिया भर में बताया जाता है 2% रेशो है, तो ये 2% के करीब जा रहा है। डिसीज़ रेशो भी हम आपको डेमोग्राफिकली दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो पंजाब की हम बात कर रहे थे, 1740 नए केसेस, 50 अमवात का इजाफा हुआ है और अब तादाद 1,031 से बढ़कर 1,081 हो चुकी है अमवात की। ये मैं सिर्फ पंजाब में बता रहा हूँ। तो जो सिंध में 886 अमवात हो चुकी हैं और यहाँ 1,031 से बढ़कर 1,081 तादाद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 635 केसेस का इजाफा हुआ है और इसमें अब मजमूई तादाद 19,107 हो गई है। 4,922 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक 1,08,445 टेस्ट किए जा चुके हैं। 230 अफराद सेहतियाब भी आज हुए हैं 24 घंटों के दौरान। जो हलाकतों की तादाद है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 731 हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद चलते हैं, 288 अफराद मुतासर हुए हैं, 5 मज़ीद अमवात अब हुई हैं। इस्लामाबाद कम इन्फेक्टेड था लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है। 8,569 से बढ़कर अब ये तादाद 8,857 हो चुकी है। 24 घंटों में 5 अफराद ऐसे जो इस वबा से इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर 78 से बढ़कर 83 तादाद हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चलते हैं, 14 अफराद मुतासर हुए हैं, 1 फर्द की मौत हुई है। 1,129 से बढ़कर 1,143 तक अब मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। पहले 16 तादाद थी। डेथ टोल जो था गिलगित बल्तिस्तान में, आज 2 अफराद की जो अमवात हुई है, अब नहीं 1 फर्द की मौत हुई है, तो उसकी वजह से 16 से बढ़कर 17 हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में 647 मुतासर हुए हैं अफराद, अब उससे बढ़कर 663 हो चुकी है। 24 घंटों के में 16 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं और यहाँ पर डेथ टोल आज की तनासुब से कोई नहीं है। सेहतियाब जो हुए हैं 24 घंटों में 2,899 का इजाफा हुआ है। जो सेहतियाब होने वालों की तादाद है मुल्क भर में 53,721 से बढ़कर 56,620 हो चुकी है और ये 56,620 अफराद 1 लाख से ज़्यादा अफराद की जान बचा सकते हैं क्योंकि 2 दफ़ा अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और यही कैपिटल टीवी की बुनियाद है, बार बार इल्तिजा कर रही है इन रिकवर होने वाले अफराद से। जो रिकवर हुए हैं वो रिकवर होने वाले अफराद जो हैं वो
बराए मेहरबानी 2 अफराद की जान बचा सकते हैं तो अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। आपके पास बहुत सारे मीडियम है, आपका सोशल मीडिया है आपके पास, आप गवर्नमेंट को फोन कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमें ईमेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मजमूई तौर पर जो तादाद है, एक दफा आपको रिव्यू दे देते हैं। मुसद्दका जो केसेस है 1,51,843, अमवात हो चुकी हैं 2,896, सेहतयाब हो चुके हैं 56,620 अफराद, जो 1,22,000 के करीब अफराद को 1,12,000 के करीब अफराद को बचा सकते हैं। फाल केसेस इस वक्त जो एक्टिव केसेस है वो 91,946 है। जो और इससे अहम जो आज की खबर है वो ये है कि लाहौर शहर में 32 इलाकों की गलियों को लॉकडाउन करने की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों गलियों को लॉकडाउन करना शुरू भी कर दिया गया है। अब से 2 घंटे के बाद 12 बजे ठीक ये मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिनकी लिस्ट में आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। फहरिस्त को कैबिनेट कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब, सीनियर वजीर, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर शामिल होंगे और इजलास में कैबिनेट कमेटी के मेंबरान भी शामिल होंगे। सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात की रजामंदी से यह फैसला फाइनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कैबिनेट कमेटी के इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO इलाकों में गलियों की लॉकडाउन करने का लाहेमल तैयार करेंगे और ये हो चुका हुआ है। इलाकों की गलियों को आज रात 12 बजे ठीक 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पहले मरहले में हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल्ड सिटी के इलाकों को सरबमोहर किया जाएगा। इसके अलावा फिर गुलबर्ग, मजंग और निश्तर टाउन में ज्यादा केसेस वाली गलियों और मोहल्लों को सील किया जाएगा। ये सिलेक्टेड लॉकडाउन है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमें कंफर्मेशन मिली है कि ये जून के एंड तक जारी रहेगा। किसी को आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया मुतासरा इलाकों की मुसलसल निगरानी भी करेगी। उधर कराची में जिला गरबी में बल्दिया और साइड के इलाकों में 2 यूसीज को सरबमोहर करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी फैयाज सोलंकी के मुताबिक महकमा सेहत की जो मसूला रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुतासरा इलाकों को सील किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शहर के 15 से ज़ायद मकामात इलाकों को सील किया जाएगा। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 16 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश की गई है और बताया कि मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दारुल हुकूमत में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से 2 सेक्टर्स को सील करने का फैसला किया है। इसमें सेक्टर I8 में एक दिन में I8 और कोरोना के 200 केसेस और सेक्टर I8 में 200 केसेस और I10 में जो है 400 केसेस सामने आ चुके हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये सारी आज दिन की इस कोरोना से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमने जिक्र किया है। आज मुसलसल लगातार हम ये सवाल उठाते रहे। चंद सवालात हैं जो हम अभी भी इस अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं। नंबर 1, 12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन किन किन इलाकों को सील किया जाना है, कब तक सील किया जाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया है। प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये ज़राए से हमें मौसूल हुई है और ये तकरीबन कंफर्म लिस्ट है। दूसरी बात, जो SOPs हैं जिस पर अमल दरामद करवाना है, मिसाल के तौर पर एक आप सड़क को या मेन शाहराह को या एक इलाके को सील करते हैं तो वहां पर दुकानें आप खोलने का नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि आप ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स खोल सकते हैं, दूध दही की दुकानें खोल सकते हैं, नान बाई की दुकानें खोल सकते हैं। तो क्या वो वहीं के रहायशी हैं? अगर उनको बाहर आना है या जाना है या उन्होंने सामान की तरसील करनी है तो वो कैसे करेंगे? इसका कोई SOP नहीं है। क्या अफराद अपनी चीज़ खरीदने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं? इसका कोई SOP अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो सील किए जाएंगे, मिसाल के तौर पर कुछ इलाके, हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर हैं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं और उस कॉलोनी को भी लॉकडाउन किया जा रहा है। अब उस कॉलोनी से मैं बाहर आना चाहूं, मैं अपना प्रोग्राम करना, तो मैं कैसे करूंगा? क्या इसके लिए जर्नलिस्टों को, उन्होंने चूंकि अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है, डॉक्टर्स के लिए ये कंफर्म किया है। डॉक्टर्स के लिए CCPO साहब एक निजी चैनल में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए हमने उनको छूट दी है कि वो अपनी ऑफिस के अंदर अपनी जॉब्स वगैरह के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी अफराद है जिन्होंने जॉब्स को जाना है और उसके बाद उसको वापस अपने घरों को आना है, उसके लिए क्या SOPs है अभी तक नहीं बताया गया है। और फिर जाहिर है, मैंने जिस तरह से पहले दिन से प्रोग्राम में कह रहा हूं कि 3 T's का जो सिलसिला है वो करना पड़ेगा। ट्रेस करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो इलाके सील किए जाएंगे, क्या उनमें पेशेंट्स को ट्रेस आउट किया जाएगा और किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा?
और अगर ट्रेस किया जाएगा तो फिर उनके टेस्ट लिए जाएंगे। तो टेस्ट का बल्क तो पहले ही बैकलॉग जो है वो 3000 केसेस का एक हॉस्पिटल का रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। 7-7 दिन के बाद टेस्ट आ रहे हैं। उसका क्या करें? अगर ट्रीट की तरफ जाते हैं तो ट्रीट में हॉस्पिटल सब भरे पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयूज अवेलेबल नहीं है, सीसीयूज अवेलेबल नहीं है। जो आपके अपने बनाए हुए सेंटर्स थे, क्वारंटीना सेंटर्स थे, वो भी फुल हुए पड़े हैं। तो अब करेंगे क्या? तो ये स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली अभी तक नहीं सामने आ चल सकी है। इसका सवाल हमने ये ठहराया है, जिंदगी चलाने के लिए क्या लाहे अमल होगा कि जिंदगी भी चलानी है। उसके बाद कोई हेल्पलाइन है आपकी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अफराद बाहर तो नहीं निकल सकते, और ये ज्यादातर इलाके वो हैं जिनमें दिहाड़ीदार तबका बहुत ज्यादा तादाद में है। वो जब दिहाड़ी के लिए घर से नहीं निकलेगा तो रात को खाना नहीं उसके पास होगा, तो क्या वो इमदाद के लिए किस नंबर पर फोन करे, किस तरह से बताए कि मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है, आज मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं सील्ड इलाके के अंदर हूं। इसका एसओपी अभी तक कोई सामने नहीं आया। ये मेरे वो सवालात हैं जो अरबाब इख्तियार सुन रहे होंगे। क्या ही अच्छा होता कि जब आपने कल से फाइनल कर लिया हुआ था तो आप कम अज कम इलाकों के नाम बाद में करते, लेकिन एसओपीज तो नशर कर देते, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए हम जर्नलिस्ट बैठे हुए हमारे जरिए बता देते, पैम्फलेट्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देते, ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप के ऊपर वो कर देते कि ये एसओपीज होंगे, ये अफराद इन इलाकों से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा आज मैंने टेस्ट करवाया था, मुझे आज टेस्ट मौसूल हो गया है, मैं कोविड-19 का पेशेंट नहीं हूं, मैं नेगेटिव मेरा रिजल्ट आया है। तो क्या मैं भी क्वारंटाइन रहूं घर के अंदर? मैं भी नहीं जा सकता। और भी बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जिनके गिले शिकवे होंगे, तो वो क्या करें? तो इसके लिए हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी शौकत अली साहब मेरे साथ मौजूद, कई दिहाइयों से ज़्यादा इनका तजुर्बा है, लोकल गवर्नमेंट को इस सारे मामले को बड़े करीब से देखते हैं। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे से आपके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार हो रही है और आप पहले बार मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपको बहुत मशकूर हूँ। जाहिर है इसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं, सारा दिन आप करते हैं। ये जो मैंने सवाल उठाया, क्या वाकई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कोई एसओपी बताए गए कि जनाब अवाम ने ये कुछ फॉलो करना है जिस इलाकों को सील किया जाएगा? अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आई है? गुलाम मुर्जा आपने बड़ी तफसील से हर चीज़ बताई है, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इंतज़ामिया अभी तक जो ये स्मार्ट लॉकडाउन है इसको करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। और इसमें क्योंकि लाहौर जो है पूरे पंजाब में गढ़ बन गया है कोरोना का, और अगर जो आप आज भी देखें तो 1740 में से 817 जो केस हैं वो खाली लाहौर में है। और लाहौर में अगर जो पंजाब में अब बात करें अमवात की, तो आज 50 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, और उसमें से भी 14 जो अमवात हैं वो लाहौर में हुई हैं। ठीक है। तो लाहौर में इन्होंने ये कहा कि पहले दिन के हम जो 81 इलाके इन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें जो महकमा सेहत है उससे मिल करके हम इन इलाकों को सील करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस इंतज़ामिया जो है उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं और हमारे पास ना इतने फंड्स हमें दिए गए जो हमने पहले लॉकडाउन किए थे। आपको याद होगा कि लाहौर में चाह मीरा और शादबाग और दूसरी ताजपुरा की जो गलियां हैं इनको पहले भी सील किया जा चुका है, लेकिन उसके नताइज कोई ऐसे अच्छे बरामद नहीं हुए। और वहाँ पर तो जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको 3 टाइम का खाना भी फराहम कर रही थी। सही है। उसमें यह कहा गया कि आप शनाख्ती कार्ड दिखा कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब यह कहा गया है कि कोई शख्स जिन जो गलियां सील होंगी वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा। और ये भी कहा गया है कि अगर जो वो कोशिश करेगा तो उसको सेक्शन 144 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी जो खाने पीने के अलावा जो कोई दुकान होगी वो नहीं खुलेगी और ना उनको खाना फराहम किया जाएगा। अब ये देखें कि पहले कहा गया कि 81 इलाके जो लाहौर में जो 9 टाउन है वो कहा गया, बल्कि एक टाउन खुद बना दिया गया, कैंट टाउन जो था, जो कि कैंट जोन है ही नहीं। अब इन्होंने अगर दातागंज बख्श टाउन की बात करें तो उसमें किला गुजर सिंह आ गया, उसमें रॉयल पार्क आ गया, उसमें जनाब करीम पार्क के इलाके आ गए, इसमें दूसरे रावी रोड के इलाके आ गए। अगर जो हम फिर वाघा टाउन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर कहा गया कि जी जो वाघा टाउन के इलाके हैं जो कि बॉर्डर के करीब है ज़्यादातर वो इलाके, उसमें बाटापुर है, उसमें जल्लो है, दूसरे इलाके मतलब आ गए। इसी तरह जो गुलबर्ग के इलाके हैं, इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो जोरलई रोड है, जफरली रोड है, गुलबर्ग के जो इलाके हैं पौश एरिया वो भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह अगर जो हम समनाबाद जोन की बात करते हैं तो उसमें जो इलाके इकबाल टाउन के रचना ब्लॉक, रजा ब्लॉक और इकबाल टाउन की पूरी जो चेन है मुस्तफ़ा टाउन की वो भी सारी इसमें आ गई। इसी तरह अगर जो हम बाकी जोन की बात करते हैं उसमें रावी जोन जो है उसमें अगर जो बात, क्योंकि रावी जोन में शादरा है, उसके अलावा इसमें और जो इलाके हैं बदामी बाग है वो बड़े इसमें क्रिटिकल रहे हैं उनकी, मतलब अगर जो बात करें अब तो ये इलाकों की पूरी एक फौज है मतलब इन इलाकों की। इसी तरह अगर जो बाकी इलाके नेचर के, 2 चीजें मुझे बताएं। एक है इसके ऊपर सिविल इंतजामिया, डीसी के अंडर जो आते हैं, डीसी के अंडर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, जिले इंतजामिया जो है। दूसरा है हमारे पास पुलिस।
दोनों का मौक़िफ़ दुनिया टीवी पे हम सुन रहे थे, अब शामी साहब के साथ बात कर रहे थे, सीसीपीओ साहब भी और डीसी साहब भी, वो कंफ्यूज नज़र आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब सिवाय डॉक्टर्स के जो मेडिकल से रिलेटेड जो ताल्लुक जिनका रखता है, जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उसके अलावा किसी को छूट नहीं दी जाएगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कुछ जर्नलिस्ट कुछ इलाकों में रहते हैं, या वो लोग जिन्होंने किसी दूसरी जगह पर जहाँ सील नहीं हुए इलाके वहाँ पर दुकान चलाने के लिए जाना, उनकी दुकान वहाँ पर है, वो कैसे जाएंगे? या उस इलाके में जिस दुकान को खोलना है, जिसकी इजाजत है, वो खोलने के लिए आएंगे और फिर शाम को वापस जाएंगे। ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं। तो इसका कोई फॉर्मूला को तय किया है? वो भी कंफ्यूज थे कि उनको नहीं क्लियर था कि क्या करना है। उससे पहले तो आपने बड़ी खुशाइन बात बताई कि आप कोविड-19 में मतलब नेगेटिव हो गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आजकल तो शाज़ो नाज़र ही कोई ऐसा है जिसने टेस्ट करवाया और उसको ये कोरोना पॉजिटिव ना निकला। लोगों को बताते तो हम उस प्रिकॉशन। दूसरा, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, जो जर्नलिस्ट हैं, आप नॉन जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और आपको मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहा गया है कि इसमें अगर जो बहुत कोई मजबूरी है, अगर जो किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा बच्चे का प्रॉब्लम हो गया, कोई उसको चोट लग सकती है, तो उसको बवक्त ज़रूरत अगर जो पुलिस जाएगी तो वो उसके लिए भी 2 बंदे ID कार्ड दिखाएंगे, तो वो बताएंगे कि हम ये इस ज़िम्मे में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसको ये कहा गया है कि उसको वहाँ पर एम्बुलेंस मंगवा के दी जाएगी और ये कहा जाएगा। और अगर जो आपने दूध लेना जाना है, दही लेना जाना है, आपने मेडिसिन लेनी है, उसके लिए आपको एक बंदे का नाम लिखवाना पड़ेगा। आप उस इलाके में जहां आपके जो नफरी के पुलिस के एहलकार मौजूद होंगे, वहां पर अपना एक बंदे का नाम लिखा देंगे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसको दे देंगे। उसको ये कहेंगे कि हमारी तरफ से ये हैं मेरे भाई, ये जाया करेंगे बाहर, और उसके अलावा किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब जिस तरह के ये लॉकडाउन कर रहे हैं, इस तरह का अगर जो देखा जाए तो गवर्नमेंट के दफातर में अगर जो ये 23 मार्च से मतलब ये आ गया था कोरोना, ये तो ने कहा कि जी लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के दफातर में भी इंटरेस्टिंग बात है, ना तो मास्क की पाबंदी लगाई गई और ना कोई ऐसे SOPs बनाए गए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उन पर तो आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब शालमी का एक ताजर हो, रंग महल का हो, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट का हो, आजम मार्केट का हो, वहाँ पर तो चले मुश्किल नजर आता है। मुझे अपने बड़ा पॉइंट, अब ये शालमी जो है, ये जो क्लॉथ मार्केट है, आजम क्लॉथ मार्केट है, उर्दू बाज़ार है, लोहारी है, ये मेन मार्केट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। शू मार्केट है आगे, वो आगे सुआ बाज़ार है, ये बहुत ज़्यादा रश होता है इनके अंदर। इसको सील नहीं किया जा रहा। मुर्ता इसमें अब इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आते हैं। सही। अगर जो नारकली में मैंने शूज़ लेने हैं तो मैं तो एक बंदा लाहौर का हूँ, मैं लेके वापस आ जाऊँगा। वहाँ पर आपको पूरे मुल्क से बंदे, हैदराबाद से बंदा यहाँ पर जूते लेने आया हुआ है, वो जनाब मुल्तान से बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, KPK से यहाँ पर बंदे आए हुए हैं, और ये इतनी गुंजान आबादियों में हैं ये वाक़या कि अगर पुलिस किया वहाँ पर तो अगर जो कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। आपने देखा होगा कि कितनी मरतबा आग लगने के वाक़यात हुए, और एक एक ईंट के ऊपर 8-8 मंजिला जो फ्लोर बना रखे हैं। तो वहाँ पर तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पर तय खाने और कई ताजरों ने तो अपनी खुद ही अपनी मनमानियां करते हुए सड़कों के नीचे सड़कें खोदकर एक सड़क से दूसरी मार्केट में जाने के रास्ते बना लिए हैं। क्या आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर ट्रैफिक चल रही है और नीचे जाकर आपका इतना लाखों करोड़ों रुपए का माल रोजाना का दूसरे इलाकों में जाकर फरोख्त होता है, वहाँ पर स्टोर होता है, और वहाँ पर देखिए ऐसा मतलब आतिशबाजी का सामान भी उसमें है, इसमें और खतरनाक एलिमेंट भी हैं, पतंगबाजी की जो चीज़ें आपने लेनी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं देखो आपने, हम अब आवाम को बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्या SOPs किस तरह से अमल दरमाद करना है, तो गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कोई पब्लिश नहीं किया, कुछ चीज़ पब्लिश ही कर देते, कुछ पैम्फलेट सा डिज़ाइन करके सोशल मीडिया पर या हमें दे देते, हम चला लेते, यहाँ पर लोगों को बताते कि जनाब ये SOPs है, कि कुछ दिया गवर्नमेंट? तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि आवाम ने इसको अब संजीदा लिया है। एक तो ईद के दिनों में हर बंदा जो है ईद करने के लिए जब अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने इलाके में गया, जब वापस आया, तो उसके अलावा इसकी जो लोकल ट्रांसमिशन है वो इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ ये खौफनाक चीज़ कि अब ये 95% तक लोकल ट्रांसमिशन पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब जब 95% तक लोकल ट्रांसमिशन पहुंच चुकी है तो इसको रोकना तो स्मार्ट लॉकडाउन क्या, उसके आगे आप कर्फ्यू भी लगा दें, मुझे नहीं नजर आता कि आप उसका कोई आउटपुट ले सकेंगे। ये तो हर बंदे को मेरे समेत खुद ही बचना पड़ेगा, खुद ही उसको सोशल जो है डिस्टेंस वो भी रखना पड़ेगा, उसको मास्क का भी ख्याल, आपने देखा होगा दुकानों के बाद लिख के लगा दिया गया है, ये बात खुश आइंदा है कि मास्क के बगैर दुकान में दाखिल ना हो। अगर जो 3 माह कबल ये थोड़े से SOP सख्त कर देते, लोगों को बाउंड करते, उनको बताते, सोशल मीडिया पर बताते, उसको अब मीडिया तो आप बता ही रहा है, लेकिन लोग उस वक्त ये समझते थे कि नहीं ये गवर्नमेंट का ऐसा है, गवर्नमेंट चाहे कोई इमदाद देना चाहती है या गवर्नमेंट को इसमें मेलाफाइड है। लेकिन अब खौफनाक बात ये है, आप एक और भी इसमें चीज़ देखें कि अगर जो 6000 पेशेंट आते हैं तो 6000 पेशेंट जाते कहाँ हैं?
क्वारंटीन की मुझे बताएं, कोई खबर आपके पास मिली है आपको? नहीं। मुझे बताएं कालाशाह काकू में आपने कोई देखा कोई बंदे, बल्कि उनकी तो तलाश मिलूं, उनका तो ऑटो डोर है, उनका ऑटो डोर है कि पता लगा कि 1 करोड़ के करीब जो है सिर्फ इधर जो एक्सपो सेंटर में क्वारंटीन सेंटर बनाया वहां पर खर्च कर दिया गया 40 करोड़ की 4 करोड़ सिर्फ एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दे दीजिए। ईद उल अजहा के बारे में बता दिया गया कि जनाब 31 जुलाई को है, तकरीबन 1.5 महीना रह गया है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों ने बाहर निकलना है, जाना है, क्राउड इकट्ठा होना है, रश वैसे ही बड़ा होता है, तो क्या एसओपीज होंगे? कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है? गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि मंडियां ना लगें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे एक रेगुलर मंडी है लाहौर की, अगर जो बात करें शाहपुर कांजरा जो मुस्तकिल मंडी है जी, उसी को थोड़ा फैसिलिटी कर दिया जाए, तो सारा क्राउड बढ़ जाएगा। और उसमें अगर जो उसमें लिमिटेड मतलब टाइम रख रहे हैं कि उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें 24 घंटे के लिए वो मंडी होगी, ठीक है, उसमें आ सकेंगे। उसके लिए चौकियां बन रही हैं, ठीक है, उसके लिए बताया जा रहा है। लेकिन अब उसमें भी एक बहुत बड़ी एक करप्शन का एक इंकशाफ हो गया है उस मंडी में भी। अब उसमें भी तमाम इंतजामिया दोबारा चेंज करनी पड़ी है। उसमें जमात एक एमडी उन्होंने ऑफिशियलिंग चार्ज दिया हुआ था, अब पता लगा 87 करोड़ रुपए की वो करप्शन कर गए हैं। अब जो सा भी आप चीज़ देखते हैं इस गवर्नमेंट में भी आपको करप्शन नजर आती है। और ये कभी इतलात हैं कि जो एक्सपो सेंटर का इन्होंने ऑर्डर करना है उसका 14 दिन का टाइम था कि उसमें जो इसके थे एडिशनल रेवेन्यू के डिप्टी डायरेक्टर, वो डिप्टी कमिश्नर असगर जोहिया साहब जो कि एडिशनल डीसी भी रह चुके हैं, उनका एकदम उनको टॉस दिया है कि आपने 14 दिन के अंदर रिपोर्ट कंपाइल करके भिजवानी है कमिश्नर साहब को। एकदम उनको यहाँ से तब्दील करके लाहौर से तो उनको डीसी शेखपुरा लगा दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे अवामल में लगता है कि गवर्नमेंट खुद ही बहुत कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके आई। मुझे यकीन है कि आवाम को कुछ हद तक क्लैरिटी आई होगी। बहरहाल एक नया हैक्टिक इशू शुरू होने वाला है कल से, न जाने कौन कौन सी शिकायत आनी है जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इंडिया और चीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको नेपाल के तनाजुर में ज़रा देखेंगे और उसका एनालिसिस लेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत और चीन का जो मामला है वो अब शदीद खतरनाक और खूनी तसादुम की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। चीनी फौज ने लद्दाख में सरहदी झड़प हुई है और उसके दौरान अब तक जो खबरें मौसूल हुई हैं बताया ज़्यादा जा रहा है जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो कुछ ज़राए से हमें खबरें मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक एक भारतीय कर्नल और 2 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बल्कि अब बताया जा रहा है कि 20 के करीब, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 20 के करीब फौजी उनके जाबाक हुए हैं। जो वाक़या है वादी गिलवान में गुज़श्ता सब पेश आया था, जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाकतें बढ़ चुकी है। बरतानवी मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है 34 से ज़्यादा भारतीय फौजी लापता हैं। इंडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है कि 34 से ज़्यादा हलाक हो चुके हैं। ये ऐसे वाक़े पर रूनुमा हुआ है, ऐसे मौके पर जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाज़ा जारी है और फ़रीक़ैन की जानिब से इजाफी जो दस्ते हैं वो सरहद पर तैनात हुए पड़े हैं। 3,500 किलोमीटर तवील ये सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें हो रही हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दिहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत नहीं हुई थी। इंडियन जो खबरसा इदारे हैं उसके मुताबिक भारत और चीन के जो सरहद लाइन है, जिसे LOC नहीं बल्कि LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर 45 साल में ये पहली बार हलाकत हुई है। आइए इस सारे मामले पर बात करते हैं। मुख्तलिफ मीडिया जिस तरह से भी इसे रिपोर्ट कर रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ माहिर दिफाई और अस्करी अमूर जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब मौजूद हैं। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया साहब, हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं सर, हमारी रहनुमाई करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं सर। जनरल साहब ये जो सूरत हाल बनी है इसको हम कितना टेंस और इंटेंस कहें, कितना डेंजरस सूरत हाल कहें, और इसके मुहर्रिकात जो हैं, ये जो अभी हालात बने हैं इसकी वजूहात क्या बनी है? जी पहले तो थोड़ा सा हम देख लें कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हुआ क्या है जी। आपको पता है कि 4 पॉइंट्स के ऊपर चाइनीज़ जो हैं वो ज़रा आगे बढ़े थे और चाइनीज़ के अपने जो बयान है उसके मुताबिक वो LAC के से पार नहीं गए जी। जो उनका, क्योंकि LAC कोई ऐसी लाइन नहीं है जो कि ज़मीन के ऊपर जिसकी निशानदेही की हो, तो दोनों साइडें अपना अपना उसका परसेप्शन रखती हैं। और जो चाइनीज़ परसेप्शन है LAC का उसके मुताबिक वो वहाँ तक आए हैं। पहले वो उससे पीछे थे, दरमियान में नो मैन लैंड थी, उसको सर्वेलेंस करते थे, पर जब उन्होंने देखा कि इंडियंस वहाँ आगे तक आ गए हैं तो फिर वो भी अपने ट्रुप्स को आगे लेकर आए। फिर ये सारी जो गड़बड़ हुई, ये आप जो कैजुअल्टीज बता रहे हैं ये भी गड़बड़ी है। 20 तो कम से कम, इसलिए मैं कहूँगा कि रशियन टीवी भी 20 कह रहा है, अमेरिकन के कुछ ज़राए भी 20 कह रहे हैं।
और कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी कह रहे हैं, कुछ इनके अपने चैनल भी कह रहे हैं। जी। वजूहात जो है वो बड़ी सिंपल हैं और वेल नोन है, कुछ और कुछ ऐसी हैं जो कि थोड़ी सी छुपी हुई हैं। जो बिल्कुल वाज़ेह हैं वो तो ये है कि जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया हिंदुस्तान ने और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया, तो उस वक्त भी आपको याद होगा चाइना ने ऑब्जेक्शन की थी, ठीक, क्योंकि वो उनके ख्याल में ये लद्दाख जो है ये चाइनीज का क्लेम है उसके ऊपर, तो ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, इसको अभी उन्होंने ऑक्यूपाइड टेरिटरी में तब्दील कर दिया। चले बात यहाँ तक रुक जाती तो शायद चाइनीज कहते कि चले बातचीत से हल कर लेते हैं। इंडियन ने ये किया कि आहिस्ता आहिस्ता क्रीपिंग फॉरवर्ड टैक्टिक्स शुरू कर दी। एक तो खैर सड़क जो बना रहे थे वो तो सरेआम काफ़ी बड़ी सड़क थी जो जाती है वो जो दौलत बेग ओल्डी है लेह से लेकर, वो तकरीबन मेरा ख्याल 250-300 किलोमीटर की सड़क है और सारी पक्की है, ऑल वेदर अभी कर दी है। तो वो और वो जो जगह है दौलत बेग, वो पहले वहाँ सिर्फ एक बटालियन होती थी, ऐसा ऐसा इन्होंने बिल्ड करके एक ब्रिगेड कर दिया, फिर 2 ब्रिगेड कर दिए, और वो कराकोरम पास से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, और कराकोरम पास जाके इनके शिनजोंग जो है सूबे उसमें खुलता है एक्सक्यूज मी, और साथ ही सियाचिन है। और फिर ये कह रहे थे कि जी हम ये सी पैक नहीं बनने देंगे और गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे, और ये सारी बातें तो सब कुछ चीन देख रहा था। आखिर सी पैक की हिफाजत चीन को भी बहुत अजीज है, तो ये कर रहे थे। फिर ये तो वो चीज़ें जो सामने हैं, जो चीज़ छुपी हुई लगती है वो ये कि आपको पता है बड़े गहरे मरासम, स्ट्रेटेजिक मरासम है अमेरिका के और हिंदुस्तान के, और अमेरिका हिंदुस्तान को ज़रूर टेस्ट करना चाह रहा होगा। पहले उन्होंने अफगानिस्तान में कुछ रोल अदा करने के लिए कहा, हिंदुस्तान ने इनकार कर दिया। तो अब आपको पता है कि चाइना और अमेरिका की ठनी हुई है, ये कोविड-19 पर भी थमी हुई है, तो ठनी हुई है, तो वो जो है ना वो भी एक मसला है। तो शायद उनको खुश करने के लिए या उनको देने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कि हम आपके अच्छे हलीफ हैं, बुरे नहीं हैं, तो ये कार्रवाई इन्होंने की हो आगे बढ़ने वाली। लेकिन जो आगे से रिएक्शन है चाइना का वो शायद ये अनएक्सपेक्टेड था भारत के लिए। ये समझ रहे थे कि ये इस्लामी टैक्टिक्स ऐसा ऐसा आगे रींगते जाएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये सारा मामला हुआ। और अब जो है जैसे आप कह रहे हैं, जब इतनी कैजुअल्टीज हो जाएं, सिर्फ कैजुअल्टीज को नहीं देखना चाहिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों साइडों ने बिल्डअप बहुत किया है। उनकी भी पीछे चाइनीज की बहुत फौजें हैं, और भारत ने भी बहुत सारा तोपखाना और फौज ये आगे ले गया है। तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है, और मेरा ख्याल है कि अमेरिका को पहले से इल्म था, क्योंकि विदिन 48 आवर्स 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने कहा था जी अगर आपको सालसी की जरूरत है तो मैं आ जाता हूँ। तो जबकि अभी सिचुएशन क्लियर भी नहीं थी दुनिया को, तो इसका मतलब है कि भारत की कुछ अंडरस्टैंडिंग अमेरिकन के साथ थी इस सिलसिले में, लेकिन शरारत भारत ही की थी। जवाब उनको करारा मिला है चाइना की तरफ से। अभी ये बुरी तरह फंस गया है। पहले ये था कि कश्मीर में मज़ाहमतकार और हुर्रियत पसंद थे, जो उनको मज़ाहमत कर रहे थे, ये उनको क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान की तरफ ये दबाव डाल रहे थे, पाकिस्तान भी खड़ा हुआ है सरहद के ऊपर, उधर से अभी चाइना के साथ इन्होंने पंगा ले लिया है। और बाकी तो जलसब इसमें असल नुक्ता क्या है? जाहिर है इसके कुछ फ्रंट एंड के ऊपर नुकात है, कुछ आपने बैक एंड की पॉइंट्स भी रेज किए हैं। जो मामला इस नहज तक आया है, अनएक्सपेक्टेड था कि चीन इस तरह का रिएक्शन देगा। क्या चीन की खारजा पॉलिसी का कुछ शिफ्ट नजर आ रहा है आपको इंडिया टुवर्ड्स? जी देखिए, जब ये अगर ये मामूली सरहद का मामला होता तो मेरा नहीं ख्याल कि चीन के सदर को ये कहने की जरूरत थी अपनी फौजों को कि जंग के लिए तैयारी करें। इन्हीं दिनों में उन्होंने कहा, चाहे उनका मकसद किसी और को सुनाना भी हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। दूसरा ये कि ये जो मैं कह रहा था दौलत बेग ओल्डी जो जगह है, जी। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हालांकि 2 ब्रिगेड है, 2 ब्रिगेड लगता है कि जैसे कोई बड़ी बात नहीं, वहां पर इनका ऐसा हवाई अड्डा भी है जहाँ से हल्के जहाज टेक ऑफ भी कर सकते हैं। और ये जो सड़क गुजर रही है, ये गवालान वैली जहाँ पर अभी ये झड़पें हुई हैं और सब कुछ, ये वहां पर जो चाइनीज की पोजीशन है, ये सड़क को ओवरसी करते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं। अगर ये चाइनीज वहां बैठे रहे तो ये सड़क के ऊपर कोई आमदोरफ्त नहीं हो सकती। यानी कि आप समझे काट दी गई है वो जो रास्ता है उस बेस का। और वो बेस जो है बड़ा स्ट्रेटेजिक बेस था। तो वो गलती की हिंदुस्तान ने कि उसको रीइंफोर्स किया, वहां तक पक्की सड़क ले गए, फिर उसके बाद ये बातें करनी शुरू कर दी सी पैक के खिलाफ। अगर वो बात ना करता शायद भी बर्दाश्त हो जाता। तो सारी चीज़ें, और फिर जो पूरी हैयत चेंज करना कश्मीर की, और लद्दाख को अपना हिस्सा बना लेना, जबकि पता है कि चाइना उसको कंट्रोवर्शियल टेरिटरी कहता है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं। तो नुक्ते 2 हैं जी, अगर आप बुनियादी तौर पे देखें। एक ये कि एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो वो बना रहा था भारत
उसका कला कमा कर दिया गया है। All right. अब वो चीन की मर्जी के बगैर वहाँ कोई हमला हरकत नहीं हो सकती। और दूसरा जो ये थ्रेट कर रहे थे सी पैक को, जो कि सिंधियांग की तरफ से भी हो सकता था और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से भी हो सकता था, वो भी मसला हल हो गया, उसकी प्रोटेक्शन हो गई अल्लाह ताला के फजल करम से। और दूसरी वो वजह जो भारत का और अमेरिकन गठजोड़ है वो हल्की सी वजह हो सकती है। तो ये इन दोनों को आप देख लेंगे। बहुत जबरदस्त पॉइंट सर। जैसे ये जो इंडिया और नेपाल फैक्टर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, ये क्या है और इसका इस मामले से क्या ताल्लुक है? भारत को एक तरफ चीन, साथ में नेपाल, फिर पाकिस्तान, 3 इस एतराफ से प्रेशर बढ़ रहा है, इसको तो जरा डिफाइन कर दीजिएगा। जी, नेपाल की एक नॉर्दर्न टिप है, वहाँ पर ये काला पानी जगह, एक और जगह का नाम है वो देखे ना, अभी भारत के आप हरकतें देखे ना कि भाई वो फिर एक ऐसा मामला था जिस पर काफी अरसे से खामोशी था तो कंट्रोवर्शियल, उसको इन्होंने अपने उसमें शामिल किया, नक्शे में वहाँ पर जाने की कोशिश की, वहाँ पे सड़क बनाने की कोशिश की, और वो तो फिर साथ ही चाइना लगता है। और ये एक छोटा सा सिलगरी इनका वो जगह ऐसी है कि अगर वो वहाँ पर इनको ब्लॉक भी किया जा सकता है इंडियंस को, तो वहाँ भी इन्होंने खाम-खा कर सिर्फ इसको छोटा समझ के नेपाल को ये नहीं ख्याल किया कि एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, उनकी सॉवरेनिटी है, चाहे वो जितना भी कमज़ोर हो, चाहे उसकी फौज ना भी हो, ये अखलाकियात का तकाजा है। किसी छोटे मुल्क के नक्शे, किसी एरिया को जो कि कंट्रोवर्शियल है, उसको अपने नक्शों में शामिल नहीं करते, उनको अपनी टेरिटरी क्लेम नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि इस हुकूमत के बाद और कोई जो इनकी एका बना है अमेरिका के साथ, उसके बाद इनको ये जोम पैदा हो गया कि शायद ये कोई वर्ल्ड पावर है और अपने इर्द गिर्द के तमाम नेबर्स के साथ बेयक वक्त पंगा ले सकते हैं। तो ये उन्होंने कोशिश की है। साफ ज़ाहिर है बहुत सुबकी का सामना उनको करना पड़ा है और पता नहीं अब ये इस खिफत को कैसे मिटाएंगे। मुझे तो लगता है कि पूरी दुनिया इनके ऊपर थू करेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जल साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो साबिक फास्ट बॉलर हैं सरफराज नवाज साहब, वो गाहे बगाहे एक नया पिंडोरा बॉक्स खोलते जा रहे हैं। मई के अवाइल में इसे ही शुरू हुआ और आज तक ये मुसलसल लगातार बातें कुछ नई से नई निकल रही हैं और उसके ऊपर बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं, बहुत से इंकशाफात भी कर रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे कि असल में ये है क्या और इसकी रियलिटीज़ क्या है, एक ब्रेक के बाद। 90s की दिहाई और वर्ल्ड कप हमने जीता 92 में, तो उसके बाद या उसके हवाले से 90 की दिहाई के क्रिकेट फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से लगातार इंकशाफात हो रहे हैं। साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं, वो लगातार नए इंकशाफात किए जा रहे हैं, नए पिंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं। मैं उसकी डिटेल बल्कि आपको नहीं बताता, सुनवाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है या वो क्या कहते हैं। सुनिए ज़रा वो क्या कहते हैं। आईसीसी ने भी माना है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी अपना हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गया जस्टिस कीम साहब, वहाँ प्लेयरों को फाइन करके आए हैं, जो ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने उनको फाइन बकायदा लिया भी हुआ है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट इस लिहाज से मैं कहूँगा कि ये जो जस्टिस क़य्यूम ने रिपोर्ट भेजी थी कमीशन ने, और कमीशन ने जो ये 2 प्लेयरों के ऊपर बैन कर लगाया, बाकी के ऊपर फाइन और ये सारी चीजें कि कप्तान वसीम अकरम ना रहे और इसको क्रिकेट बोर्ड के नजदीक ना आने दे, यहाँ पे क्रिकेट बोर्ड ने मामला सही नहीं किया। और मैं ये क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल को कहूँगा कि पहले जस्टिस क़य्यूम ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसको खालिद महमूद ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना कोई एक्शन लिया। उसके बाद फिर जो जस्टिस क़य्यूम ने रिपोर्ट बनाई, ये तौकीर जिया साहब जो उस वक्त चेयरमैन थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जो भी इंग्लैंड में अराउंड द वर्ल्ड इस तरह कोई खिलाड़ी पाया जाता है, उसके ऊपर अलहदा सजा होती है कि 2 साल, 5 साल, 10 साल, उसके ऊपर बैन लगता है। सरफराज नवाज ने इल्जाम लगाया कि साबिक फास्ट बॉलर अताउर रहमान को वसीम अकरम ने मैच फिक्स करने के एवज 3 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर की थी। जस्टिस मलिक क़य्यूम कमीशन ने मैच फिक्सिंग की तहकीकात मुकम्मल करने के बाद साबिक कप्तान सलीम मलिक और फास्ट बॉलर अताउर रहमान पर ताहयात पाबंदी की सिफारिश की थी, जबकि वसीम अकरम को शक का फायदा दिया गया और कप्तानी से हटाने का सिफारिश की गई। दीगर खिलाड़ियों में मुश्ताक अहमद, अताउर रहमान, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, अकरम रजा और सईद अनवर पर भी जुर्माने आयद किए गए थे।
साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जवारियों को लाने का रास्ता हमवार किया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने सलीम मलिक की माफ़ी और उनको दोबारा क्रिकेट की लाने की जिम्मेदारी देने वाले बारे में सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जिनके मैच फिक्सिंग की वजह से क्रिकेट के लिए दरवाजे बंद हैं और उनको फिर से दोबारा क्रिकेट के मैदान में लाने की तैयारियां हो रही हैं और इस सिलसिले में जस्टिस क़य्यूम की रिपोर्ट कालदम करार देने की तैयारियां की जा रही हैं। आइए इस सारे मामले पर बात करते हैं। इस सारे कहानी के क्रिकेट के एक्सपर्ट, इंसाइक्लोपीडिया, मैं उन्हें कहता हूँ क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अल्लाह करीम आपको अपने हिफ्ज़ ओमान में रखे, कोरोना वायरस से बचाए रखे। ये फरमाइएगा सर, ये जो साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज साहब इंकिशाफात कर रहे हैं, इस पर चूंकि आप इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत करीब से इन सारी चीज़ों को समझते हैं, कितनी सच्चाई है, क्या मामला है, ये चल क्या रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो ये मामला 2000 में उस वक्त के चेयरमैन जो पीसीबी के थे तौक़ीर ज़िया लाए थे, फिर उसके बाद ये मामला दब गया। लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन में, कोविड-19 की वजह से, तो हर आदमी अब मैदान में आ गया। सलीम मलिक का इतने अरसे के बाद मैदान में आना समझ से बाहर है। 2008 में लाहौर के एक सिविल जज ने सलीम मलिक को क्लियर करार दिया था। तो 2008 से 2020 तक 12 बरस सलीम मलिक क्यों खामोश रहे? लगता है कि जस्टिस मलिक क़य्यूम की रिपोर्ट को कलअदम करार देने के लिए इस तरह की चीजें हो रही हैं ताकि फिर तमाम के तमाम लोग क्लियर हो जाएं। और इसके पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर नजर आती है, क्योंकि जब सलीम मलिक ने बयान दिया उसके बाद उन्हें सपोर्ट किया सकलैन मुश्ताक ने, उन्हें सपोर्ट किया इंज़मामुल हक ने, और फिर उसके बाद सलीम मलिक ने जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थ्रेट किया कि अगर आप मेरी बात नहीं सुनते तो मैं आईसीसी में जाऊंगा। और सुनने में ये आ रहा है कि सलीम मलिक से पीसीबी के किसी ऑफिसर ने मुलाकात की कोशिश ही नहीं की और सलीम मलिक बड़े खामोशी से जो है वो अब बैठ गए। लेकिन मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट मुर्तज़ा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, ये पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह चाट गया है। आप देखें 2010 में जब मोहम्मद आमिर और सलमान बट और मोहम्मद आसिफ जब पकड़े गए इंग्लैंड में और उसके हवाले से जो स्पॉट फिक्सिंग के, तो आमिर को हीरो बनाकर हमने पेश किया उस वक्त के चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी साहब ने। और आमिर जो थे बिल्कुल एक हीरो की तरह आए उनके वीजे के लिए, हालांकि वो इंग्लैंड में सजा काट कर आए थे, लेकिन उनके वीजे के लिए खुसूसी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकूमत से दरख्वास्त की गई और न्यूजीलैंड का वीजा भी दिलाया गया। तो जब हम इस तरह की चीजें करेंगे तो लाजिम बात है कि नौजवानों की एनकरेजमेंट होगी, वो कहेंगे कि हम कुछ करते हैं, सजा होती है, उसके बाद हम हीरो की तरह वापस आ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसके लिए एक सख्त कवानीन इख्तियार करने होंगे और मैं समझता हूँ कि एहसान मानी एंड कंपनी अब तक नाकाम साबित हुई है इस हवाले से। मानी साहब की अल्लाह उम्र दराज करे, 75 बरस के, उनसे मामला चल नहीं पा रहे और वो एक इम्पोर्टेड सीईओ वसीम खान को इंग्लैंड से लेकर आए जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे, इंग्लिश कल्चर से वाकिफ है, पाकिस्तान में कभी रहे नहीं, अब वो क्या क्रिकेट चलाएंगे? ये सब बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात हम भी जानना चाहते हैं। और सरफराज नवाज ने जो चीजें उठाई हैं उनमें से काफी चीजें सही भी हैं। मतलब मैं ये समझने से कासर हूँ कि इतने सालों के बाद 90s की बातें हो रही हैं, अब 2020 चल रहा है, इसका कोर पॉइंट जिसका आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ है, कोई इसका ताना बाना, कोई एनालिसिस है आपका कि ये किससे जुड़ता है? देखिए, ताना बाना तो इससे जुड़ता है कि जस्टिस क़य्यूम की जो रिपोर्ट है उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। जब वो रिपोर्ट नल एंड वॉइड हो जाएगी तो रास्ते खुल जाएंगे। वसीम अकरम पर लोग इल्जामात लगाते हैं लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाते। वसीम अकरम पर फाइन हुआ था जस्टिस मलिक क़य्यूम कमीशन की जानिब से और फिर बाद में उन्हें कहा गया कि उन्हें किसी भी बड़े ओहदे पर फाइल न किया जाए। 2003 के क्रिकेट वर्ल्ड कप से कबल जब तौक़ीर ज़िया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे तो वसीम अकरम को कप्तान बनाने की बातें हो रही थी, एक मखसूस लॉबी काम कर रही थी, लेकिन फिर आईसीसी के इस फैसले की वजह से जस्टिस क़य्यूम कमीशन ने जो रेकमेंड किया था उसकी वजह से वक़ार यूनुस को कप्तान बनाया गया। तो लगता यही है कि पसे पर्दा मुर्तज़ा कुछ न कुछ चल रहा है ताकि ये जस्टिस क़य्यूम कमीशन की रिपोर्ट को नल एंड वॉइड करार दिया जाए और फिर उसके बाद उन लोगों के लिए कि जिन पर थोड़ी बहुत पाबंदियां हैं, जो आईसीसी के डर से, खौफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें किसी बड़े ओहदे पर लाने से गुरेज आए, उनके लिए रास्ता हमवार किया जाए। मेरी समझ में तो यही आता है। तो इसके इल्जामात से कैसे नल एंड वॉइड हो सकती है जैसे क़य्यूम की रिपोर्ट? देखिए, उसमें जस्टिस क़य्यूम की इस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा गया है
उसके जिस तरह से उन्होंने फैसला किया, उनके खुद फैसले में लिखा है कि जी उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला, राशिद लतीफ ने हमें एडिटेड ऑडियो टेप दी। तो उस लिहाज से लोग ये कह रहे हैं कि, और चूंकि आप तो खैर पॉलिटिकल प्रोग्राम करते हैं, जस्टिस मलिक कयूम जो थे वो अटॉर्नी जनरल भी रहे, उन पर इल्जाम भी लगा, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो वो और फिर उसके बाद उन पर इल्जामात बहुत सारे लगे, तो लोग कहते हैं कि वो, और फिर शहबाज शरीफ की जो ऑडियो कैसेट उनके टेप सामने आई, तो लोग कहते हैं कि वो इतने क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं थी, क्रेडिबल जज नहीं थे, तो इसलिए उसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। लोग इसकी वजह ये भी पेश करते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमेशा आप हमारे लिए वक्त निकालते, बहुत मशहूर है। साथ ही नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना गिरदो नवाज का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।